हेलो बच्चों, मैं ममता जी व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र का 13 लेसन बाजार का संतुलन अपन ने स्टार्ट कर दिया था। और इस लेसन को जब स्टार्ट किया तो अपन ने क्या देखा था, संतुलन या साम्य किसे कहते हैं, बाजार संतुलन क्या है। और बाजार संतुलन में अपन ने देखा था कि मांग और पूर्ति दो वस्तु होती है, दो मात्राएं होती है, और जब मांग और पूर्ति जिस बिंदु के ऊपर स्थिर होती है वही हमारा साम्य कीमत का निर्धारण होता है। तो हमने देखा कि मांग, व्यक्तिक मांग, फिर बाजार मांग देखी, उधर से अपन ने व्यक्तिक पूर्ति देखा और बाजार पूर्ति देखा। दोनों की सारणियां बनाई, दोनों के ग्राफ बनाए और दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर लेकर के देखा कि जब बाजार के अंदर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं वही हमारा साम्य कीमत का निर्धारण हो जाता है। तो ये हम लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे कि हमारा एक तो बाजार का जो ये मांग वक्र जो अपने पढ़ लिया था और पूर्ति वक्र पढ़ लिया था, उसी के आधार पर अपन देखेंगे कि जो बाजार संतुलन है वो मांग में, सिर्फ मांग में वृद्धि होने पर और सिर्फ पूर्ति में वृद्धि, अर्थात सिर्फ मांग में परिवर्तन, वृद्धि या कमी होने पर, या सिर्फ पूर्ति में कमी या वृद्धि होने पर हमारा बाजार संतुलन कैसे प्रभावित होता है और साम्य कीमत कैसे प्रभावित होती है। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्ति आधिक्य और मांग आधिक्य क्या होता है। बच्चों, जब बाजार में अन्य बातें समान रहे तो मांग की अपेक्षा पूर्ति बढ़ जाए तो उसे पूर्ति आधिक्य कहते हैं, और बाजार में अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति की अपेक्षा मांग बढ़ जाए तो इसे मांग आधिक्य कहते हैं। दो बातें क्लियर हो गई। अब उसी के ऊपर अपन देखते हैं कि हमारा जो बाजार है जहाँ पर मांग और पूर्ति जहाँ इक्वल होते हैं वहाँ हमारा साम्य कीमत निर्धारित होता है। और बाजार क्या होता है बच्चों, संतुलन की अवस्था में होता है। अब मान लीजिए कि सिर्फ मांग में परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है? सिर्फ मांग में परिवर्तन, मतलब अन्य बातें समान है, वस्तु की पूर्ति भी समान है। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना इस बात को, वस्तु की पूर्ति क्या है, स्थिर है, समान है, अन्य बातें भी समान है, लेकिन किसी वजह से मांग में परिवर्तन आ रहा है, मांग कम या अधिक हो रही है, तो हमारी जो कीमत किस प्रकार परिवर्तित होगी और बाजार में संतुलन कैसे होगा, इस चीज को अपन देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक मांग वक्र बनाया है। सपोज P कीमत के ऊपर Q मांग है, P कीमत के ऊपर मांग कितनी है अपनी Q। इसको आराम से देखिए कि हमारी जब कीमत P है तो वस्तु की मांग Q है और हमारा जो साम्य E बिंदु के ऊपर है, क्योंकि अब जहां पर, और सपोज समझ लीजिए कि किसी वजह से, त्योहार आदि की वजह से क्या हो गया, मांग बढ़ गई है और मांग बढ़ करके Q2 हो गई है तो कीमत भी बढ़ जाएगी। कीमत और मांग का यहाँ पर, क्योंकि हमारी पूर्ति स्थिर है तो जब मांग मात्रा बढ़ रही है तो कीमत भी बढ़ गई और नया साम्य E2 पर स्थापित हो गया। और किसी कारण से सपोज मांग में कमी आ गई है जबकि पूर्ति तो स्थिर है, तो ऐसे समय के अंदर हमारा कीमत घट करके P1 हो जाएगा। तो इस चीज को अच्छे तरह से समझ लीजिए कि बाजार के अंदर जब अन्य बातें समान रहे, वस्तु की पूर्ति भी स्थिर है, ऐसे में मांग में परिवर्तन से साम्य कीमत में परिवर्तन आता है और बाजार का संतुलन भी चेंज होता है। मांग में वृद्धि के ऊपर, जब मांग में वृद्धि होती है तो कीमत बढ़ करके और नया साम्य स्थापित हो जाता है, और जब मांग में कमी आती है तो कीमतों में भी कमी आ जाती है। आगे बच्चों समझ में, ये तो हो गया सिर्फ मांग में परिवर्तन से साम्य कीमत के ऊपर परिवर्तन। अब हम देखेंगे कि सिर्फ पूर्ति में परिवर्तन से हमारी साम्य कीमतों में कैसे चेंज आता है। तो बच्चों मान लीजिए कि मांग स्थिर है, अभी मांग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सारी बातें भी स्थिर है, और अचानक से पूर्ति में वृद्धि हो जाए। अब यहाँ पर एक बात आती है कि पूर्ति में वृद्धि कैसे हो गई। तो पूर्ति में वृद्धि की वजह हो सकती है कि मांग स्थिर है ना, लेकिन समझ लो कि आपके पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई तो आपका जो माल एक दिन के अंदर यदि 500 इकाई बन रही थी, हो सकता है एक दिन में 600 इकाई बन गई, अचानक से पूर्ति बढ़ जाएगी। या समझ लो कि विक्रय लागतों में कोई कमी आ गई तो उत्पादन प्रेरित होगा और अधिक उत्पादन करेगा। या समझ लो कि उत्पादन के साधन के अंदर जो लागत थी बच्चों उसमें कमी आ गई तो वो अधिक उत्पादन को प्रेरित करेगा। इसके बाद हो सकता है कच्चा माल जो पहले महंगा मिल रहा था अब अचानक से किसी वजह से वो सस्ता मिलने लग गया है या उसकी अधिक आपूर्ति हो गई है, ऐसे वक्त के अंदर अधिक उत्पादन होगा और पूर्ति बढ़ जाएगी। और एक और बात होती है सरकारी नीतियाँ। बच्चों समय समय पर सरकारी नीतियाँ बदलती रहती है। सरकार अपने टैक्स के अंदर चेंज लाती है, करों में परिवर्तन करता है, करों की दरों में परिवर्तन होता है, शुल्क घटते बढ़ते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी क्या होता है कि पूर्ति के अंदर चेंज आता है, तो पूर्ति सडन कम भी हो सकती है और सडन बढ़ भी सकती है। तो पूर्ति में परिवर्तन के ये सारे कारण बच्चों हो गए जिसकी वजह से अचानक से पूर्ति कम या ज्यादा हो सकती है। तो हम देखेंगे कि जब मांग तो स्थिर है, मांग जो थी वही है हमारे बाजार में,
लेकिन पूर्ति कम या ज़्यादा हो गई तो हमारा साम्य किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो इसे देखिए कि समझ लो जब पूर्ति क्यू थी, पूर्ति कितनी क्यू थी, तो उस वक्त हमारा पूर्ति वक्र यहाँ पर था और पी इसकी कीमत थी। अब किसी कारण से हमारी पूर्ति क्या हो गई, बढ़ गई। जब पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत कम हो जाएगी और यदि पूर्ति में कमी आएगी तो कीमत बढ़ जाएगी और पूर्ति वक्र इस तरह से परिवर्तित होगा। यानी पूर्ति में वृद्धि होने पर जो हमारा पूर्ति वक्र है वो दाहिनी तरफ शिफ्ट हो गया और पूर्ति में कमी होने पर जो हमारा पूर्ति वक्र था वो बाईं तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये तो हुआ सिर्फ मांग में परिवर्तन होने पर, कि मांग मात्रा में वृद्धि होने पर जो हमारा मांग वक्र था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया था। मांग में कमी होने पर हमारा जो मांग वक्र था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया था। इसी प्रकार सिर्फ पूर्ति में वृद्धि होने पर मांग वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट हो गया और पूर्ति में कमी होने पर मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो गया। अब बाजार में सिर्फ मांग और पूर्ति में तो चेंज होता नहीं है, बाजार के अंदर हमारे मांग और पूर्ति दोनों चीज होते हैं। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि जब बाजार में मांग और पूर्ति दोनों में चेंज हो रहा है तो हमारा साम्य कीमत किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जब मांग में परिवर्तन पूर्ति के परिवर्तन से ज्यादा है तो हमारी साम्य कीमत पर मांग का प्रभाव होगा। मैं रिपीट करती हूँ, जब मांग में परिवर्तन पूर्ति के परिवर्तन से ज्यादा होगा तो हमारी जो साम्य कीमत है उसके ऊपर मांग पक्ष का प्रभाव ज्यादा होगा और जब पूर्ति में परिवर्तन मांग की अपेक्षा अधिक होगा तो हमारी साम्य कीमत के ऊपर बच्चों पूर्ति का प्रभाव अधिक होगा। और इसे हम इस ग्राफ के द्वारा देखेंगे। समझ लीजिए कि हमारा फर्स्ट के अंदर हमारा जो Q1 मात्रा थी और अब यहाँ पर हो जाती है अपना Q2। तो यहाँ पर जो कीमत थी P1 पे निर्धारित हुई थी और यहाँ पर P2 पर निर्धारित हुई थी। तो समझ लीजिए कि हमारी जो मांग मात्रा और पूर्ति मात्रा Q1 थी तो यहाँ पर हमारा ये पूर्ति वक्र था और हमारा ये मांग वक्र था, दोनों इस बिंदु पर कट रहे थे तो हमारा जो कीमत थी वो यहाँ पर निर्धारित हो गई। अब दोनों में चेंज हुआ है ना, दोनों के अंदर चेंज हुआ है, पूर्ति भी बढ़ गई और मांग भी बढ़ गई है। तो हमारा जो नया साम्य कीमत था, जो कीमत थी वो ये S2 पूर्ति वक्र और D2 मांग वक्र, तो नया साम्य यहाँ पर स्थापित हो गया। तो जो साम्य यहाँ पर था वो यहाँ पर चला गया। तो आया बच्चों समझ में। हमने आज क्या देखा इस वीडियो के अंदर, पहले देखा पूर्ति आधिक्य, जब बाजार में मांग की अपेक्षा पूर्ति बढ़ जाती है उसे पूर्ति आधिक्य कहते हैं और जब बाजार में पूर्ति की अपेक्षा मांग बढ़ जाती है उसे मांग आधिक्य कहते हैं। फिर हमने देखा कि हमारी साम्य कीमत पर अन्य सभी बातें स्थिर है, पूर्ति भी स्थिर है और मांग में चेंज से हमारे चेंज होने से पूर्ति में क्या साम्य कीमत में कैसे चेंज आ रहा है वो देखा। फिर मांग में भी स्थिर है, अन्य सभी बातें स्थिर है, लेकिन हमारी पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है। और पूर्ति में परिवर्तन की मैंने रीजन बताया था ना कि कच्चे माल की उपलब्धता, सरकार की नीतियां हैं, विक्रय लागतें हैं, उत्पादन के साधनों की लागतें, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, इसकी वजह से कई बार क्या हमारी पूर्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो पूर्ति में वृद्धि पर कीमतें कम हो जाएगी और पूर्ति में कमी से कीमतें बढ़ जाएगी। फिर हमने देखा कि जब बाजार के अंदर मांग और पूर्ति दोनों में चेंज होता है तो जब मांग में पूर्ति की अपेक्षा ज़्यादा चेंज होता है तो हमारी साम्य कीमत के ऊपर मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है और पूर्ति में मांग की अपेक्षा अधिक परिवर्तन होता है तो हमारी साम्य कीमत के ऊपर पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो कुछ था, बाजार संतुलन, संतुलन किसे कहते हैं, बाजार संतुलन किसे कहते हैं, बाजार संतुलन कहाँ पर स्थापित होता है, जहाँ मांग और पूर्ति के दोनों वक्र कटते हो, यानी जब मांग इक्वल टू पूर्ति हो जाए, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था। और आज हमने देख लिया कि मांग में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन से किस प्रकार हमारी साम्य कीमतें प्रभावित हुई। इस टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर 13 आज कंप्लीट हो गया। बच्चों चैप्टर 13 के साथ ही पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारा कंप्लीट हो गया है और इसकी लगभग यदि 13 चैप्टर है तो लगभग 43 या 44 मैंने इसकी वीडियो बनाई है। इन 44 वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और हर वीडियो के बाद इसके नोट्स मैंने अपलोड कर रखे, तो नोट्स की भी अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए। तो अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र आज कंप्लीट हो गया। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम अपना समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 14 के साथ। तो लेसन 14 के अंदर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।